आगे यहीं से पढ़ना है? यही पढ़ना है ना? चलिए। एक अपरिचित संसार की समझ। ऐसा संसार जिससे परिचित नहीं है। अल बरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बर्नी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों के निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की। उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोधक भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी में इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों एक भाषा से दूसरे को अनुवादित करना आसान नहीं था। अलग अलग किसी भी बातों को समझने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। कह रहे कि संस्कृत, अरबी और फारसी में बहुत सारी भिन्नताएं थी और विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, धार्मिक अवस्था, प्रथा भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा जो अवरोध है वो है अभिमान था। यह रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियां पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अवसर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां, मनुस्मृति आदि के अंश से उद्धृत किए। विशाल पहुंच की एक भाषा संस्कृत के विषय में अलबर्नी लिखता है। जो संस्कृत विषय है उसके बारे में अलबर्नी लिखता है, यदि आप कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने से पार करना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों की विभक्तियाँ दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इससे एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। मतलब एक ही कोई वस्तु हो उसको अलग अलग शब्दों से भी कहा जाता है। एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषकों, संकेतक पदों के माध्यम से एक दूसरे को अलग किया जाना आवश्यक है। अल बरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था का इस प्रकार से विवरण किया है। अल बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने का व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। उसने क्या लिखा कि जो प्राचीन फारस थे, फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। एक घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री, अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक और तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में भी सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की
मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर, करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र से नमक पानी गंदा होने से बचाता है। अल बरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ये एक छोटा सा बॉक्स देख लेते हैं। कह रहे कि ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल बर्नी जब एक ऐसी लड़की की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 216 से 432 वर्षों का अस्तित्व में रही। वह पूछता है कि फिर लड़की इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। चलिए कुछ यहाँ से अगला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अलबरूनी वर्ण व्यवस्था पर इस प्रकार उल्लेख करता है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति का व्यवस्था है ना। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं ग्रंथ हमें बताते हैं। वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे। अलबरूनी ने पहला देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसी बात पे लिख रहा है बात को। क्योंकि ब्रह्मा प्राकृतिक नामक शक्ति का दूसरा नाम है और सिर यानी शरीर का सबसे ऊपरी भाग, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति में सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण हिंदू उन्हें चुनिंदा मतलब अलग चुना हुआ ऊपर। इसी कारण हिंदू से उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है। अगली जाति जो है क्षत्रियों की, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ है। हाँ, इसको पहले 4 कैटेगरी में बाँटा गया था। ब्राह्मण, हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले भी बात पढ़ लिए हैं। शूद्र जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ, है ना? अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी एक साथ एक ही शहरों में, गाँवों में रहते हैं, समान घरों अवसरों मिल-जुल कर। तो ये ऐसे वर्ण व्यवस्था उसने इस तरह से उल्लेख किया था, देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना? अलबर्नी ने जो लिखा उसकी तुलना अध्याय 3 शुरू से कीजिए। ये 3 में पढ़े थे हम लोग। आप समानताएँ, विभिन्नताएँ देखते हैं। क्या आपको लगता है कि अलबर्नी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी समझ के लिए कल संस्कृत ग्रंथों पर आश्रित रहा? जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अलबर्नी विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मण के दृष्टिकोण, जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतना भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यजय शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से समानता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अवसर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी उन्हें धार्मिक तंत्र में शामिल किया जाता था। और कि इबन बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इबन बतूता दिल्ली आया। इबन बतूता कहाँ से आया था?
इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था और उस समय पूरा उपमहाद्वीप एक वैश्विक संचार एक ऐसी वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों और शासकों के साथ समय बिताया। कई बार काजी के पद पर रहा है ना, काजी एक पद होता है मुस्लिमों में, तथा शहरी शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ ऐसा अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर और सुगम्य देशों के वृत्तांत पूरी तरह प्रभावित हो सके। मानव सिर जैसा गिरदार फल नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि ये वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक काष्ठ फल प्राप्त होता है, दूसरे में से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव के सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव दो आंखें और एक मुख और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशे बालों का दिखाई देता है। वे इसमें रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों का प्रयोग करके बजाय उनसे जहाज के सिहले वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी बनाते बनाते हैं। नारियल तथा पान। इब्न बतूता का चित्रण विधियों को कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिसने जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पति की उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। पान। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लाता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। पान 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 का देखे हो ना पेड़, पान केवल पत्ता के लिए उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, जायफल जैसी ही होती है, और इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, और इन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। ये पान के बारे में इब्न बतूता वर्णन करता है, और फिर नारियल के बारे में बताया था। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यक इच्छा, साधन
तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध के सिवाय कभी-कभी युद्ध तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के इबन बतूता के वृतांत ऐसे ही प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ी शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में भी कम नहीं था। जो दिल्ली पढ़े थे हम लोग, तुलना कर रहा था दिल्ली और दौलताबाद से, और दौलताबाद भी आकार दिल्ली से कम नहीं था। आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। देहली, देहली मतलब दिल्ली, है ना? दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली के नाम से उद्धृत किया गया है ना? देहली आजकल इंग्लिश में लिख देता है DELH, दिल्ली का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़ी क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीन और तुलनीय दीवार की चौड़ी 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर होता है। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रेक्षापास्त्र, घेरेबंदी के काम करने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंट से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर में 28 द्वार, जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाज़ा के भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों की बगीचा है। इस देहली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है। जिन कब्रों की गुंबद नहीं है, उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदकार, चमेली तथा जंगल गुलाबी जैसी फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिलते रहते हैं। यहाँ पे दो गो चीज़ दिखाया गया, एक मेहराब, ये देखो मेहराब, ये हुआ 5 पॉइंटेड, और इधर ये जो है ये दिखाया गया है तुगलकाबाद दिल्ली का मेहराब। इस बाम बस्ती में किलेबंदी दीवार का एक हिस्सा। ये किलेबंदी दीवार का क्या है, हिस्सा है। बाजार का मात्र आर्थिक विनिमय यही है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजार में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। ये किसके बारे में, इब्न बतूता लिख रहे हैं दिल्ली के बारे में, और दिल्ली के बाजारों के बारे में। उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग कर तर्क देने में किया है। शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधि अधिशेष से अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था।
उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय मल भारतीय माल मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। जो यहाँ की वस्तुएं थी ना, कच्चा माल चाहे जो भी बेचना हो, उसकी डिमांड बहुत था, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों की भारी मुनाफा होता है। शिल्पकार मतलब बनाने वाले, हाथ से, जैसे कोई कपड़ा उद्योग हो उसमें। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, है ना, मलमल का कपड़ा होता है, रेशम, जरी, कॉटन की अत्यधिक मांग थी। इबन बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल कई किस्में इतनी अधिक मांगे थी, उन्हें अमीर वर्ग तथा बहुत धनट लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत, यहाँ इबन बतूता दौलताबाद के विवरण में एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में से एक दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीन से सजाया गया है और दुकानों के मध्य में झूला, जिस पर गायिका बैठती है, वह सभी प्रकार के भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं झूला झूलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है, जिसे कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंड में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती है और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद के उत्तर पर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता अपने विवरण को इन गतिविधियों से रेखांकित क्यों किया? बताइए कि क्यों किया ऐसा रेखांकन? संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित। सराय मतलब वही बैठने उठने बैठने लायक विश्राम गृह स्थापित, हाल्ट जैसा। इबन बतूता डाक प्रणाली कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी की सूचना भेजना, उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजने भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते, वहीं गुप्तचरों की खबरों सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी। घोड़ों और पैदल, हाँ, डाक की व्यवस्था घोड़ा और पैदल, ये बात नोट्स में भी पढ़े थे, वही है एक विचित्र देश। लो पहले उसे देख लेते, इसे देख लेते। अब आएगा नेक्स्ट बॉर्नियर। डाक व्यवस्था का वर्णन इबन बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता है। अश्व जो डाक व्यवस्था से क्या कहा जाता है? उलुक। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ा द्वारा चालित होती है। ये घोड़ा द्वारा, है ना, हर 4 मील की दूरी तक जाता था, वहाँ पे फिर अगला कोई ले जाएगा। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील
प्रति मील 3 अवस्थान थे। इसे दावा कहा जाता है और यह एक मील की 1/3 होती है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता, जिसके बाहर 3 मंडप होते, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठते रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता, तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ घंटिया सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते, तो वो तैयार हो जाते। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता, उनमें से एक उससे पत्र लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता, पत्र अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती थी। मतलब हर ऐसे ही 3 मील पे लोग रहते थे। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर कुशरासन के फलों के परिवहन के लिए होता, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा का वृत्तांत संवेगों और बोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक ओर केरल में कालीकट आधुनिक, जिसे कोझिकोड कहते हैं, बंदरगाह पर उसने देखा कि उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत की यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया। मंगलोर केरल के तरफ है ना? हाँ, कालीकट केरल के तट पे जो है, इधर कालीकट है, जहाँ सबसे पहले जमोरिन आया था। वो जमोरिन वहाँ का शासक था, वास्को डिगामा आया था 1498 में। पश्चिमी घाट को पार किया और यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसे उसने प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर में 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी, जो मानव आकृति जैसी आदम आदम कद थी। इसकी जैसी तथा इसकी जैसी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग की मणिक और इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वो देख सकती है। इस शिल्प और कारीगर के क्या कहने। मतलब वो इस तरह का वह मूर्ति था, देखने से लग रहा था कि वो देख सकती है। तो इब्न बतूता खत्म हुआ, आया अब कब? बर्नियर। बर्नियर फ्रांस का था ना। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। चलो देखते हैं। जब इब्न बतूता ने हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया, जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण अ, प्रभावित और उत्सुक किया, वही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा, वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्यवस्था की स्थितियों से तुलना किया। जो बर्नियर था, वो जो भी देखा यहाँ पे तो उसका तुलना किया। कहाँ से? फ्रांस और हाँ, रूस
से फ्रांस से स्थिति से तुलना किया तथा विभिन्नता का उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वो स्थितियाँ जिन्हें उसे अवसाकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, इसका बुक का नाम है क्या, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विपारिकता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, या फिर यूरोप को विपरीत, जैसा कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की, उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया का भिन्न कोटि प्रतीत रहे। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत के निजी भू स्वामित्व का अभाव। उसका निजी भू स्वामित्व गुणों से दृढ़ विश्वास था, और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व राजा और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अर्थनकारी परिणाम होते थे। और इस प्रकार अवबोधन वर्नियर तक सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन है। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव में बेहतर भू धारकों के वर्ग उदय, जैसे कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रख रखाव और वह बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों को असीम उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों के जीवन के स्तर अनवरत स्थिति हुई, सिवाय शासक वर्ग के। बात बुझाए ये कह रहा है कि मान लो जैसे खेत है, भूमि है, तो किसी मान लो राजा या सम्राट के पास हो कोई जो हो, और वो दे दूसरे को, और तुम्हारा अपना निजी नहीं है, तो उतने मन से आदमी नहीं करेगा। हाँ, अपना निजी रहेगा तो अपना होगा कि हम बांट सकते हैं, अपने बाल बच्चों को दे सकते हैं। वही बात कह रहा है। इसी के चलते कृषि समान रूप से विनाश और किसानों के असीम उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के, क्योंकि शासक वर्ग के पास ही भूमि का मालिकाना हक था। गरीब किसान। किसान यह बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण का एक उदाहरण दिया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान साम्राज्य विशाल ग्रामीण अंचलों में से केवल रेतीली भूमिया या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है। इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें कई श्रमिक गवर्नर द्वारा किए गए बुरे व्यवहारों के फलस्वरूप मर जाते हैं।
गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों को की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते, उन्हें न केवल जीवन निर्वाहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है, यह अत्यंत निरंकुशता से हताश किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण से इस उदाहरण में वर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप के प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था, और उसका प्रयास था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए चेतावनी का कार्य करेगा निजी स्वामित्व अच्छाइयों का स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक एक टॉपिक है। पेज नंबर देख लेंगे कल हम 132 से।